हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायपोज के बारे में कि डायपोज होता क्या है, किस किस तरीके से हो सकता है, क्यों होगा और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से डायपोज होना पॉसिबल है, जो डायपोज को रेगुलेट करेंगे। और हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से डायपोज चलेगा। हमारी बॉडी इन द सेंस इंसेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डायपोज इन इंसेक्ट आज का हमारा टॉपिक है। देन स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ डायपोज। डायपोज की जो कंडीशन है वो इंसेक्ट के अंदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिलेगी कि जब या तो उनका जो डेवलपमेंट है या फिर उनकी जो अडल्ट लाइफ है उस ड्यूरिंग जो एनवायरनमेंट है वो उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ना हो। अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो डायपोज देखने को नहीं मिलता है। डायपोज तब देखने को मिलेगा जब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी, जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो इंसेक्ट के अकॉर्डिंग ना हो। तो डेफिनेशन देखें कि ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन डेवलपमेंटल अरेस्ट अकर commonly in many insect and is referred as diapause। जो डायपोज है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग सीजन में होगा। जैसे हम बात करें टेम्परेट रीजन की, तो टेम्परेट रीजन के जो इंसेक्ट है उनके अंदर जो डायपोज है वो विंटर सीजन में होगा, और जो ट्रॉपिक रीजन के इंसेक्ट है उनके अंदर जो ड्राई सीजन है, बहुत गर्म सीजन, उस सीजन के ड्यूरिंग डायपोज देखने को मिलेगा। ये एक अडेप्टिव फेज है इंसेक्ट की लाइफ साइकिल का, ताकि वो अपने सर्वाइवल को और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके, अपने सर्वाइवल को बना सके ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड ऑफ देयर लाइफ। और जब उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती उस अनफेवरेबल पीरियड के ड्यूरिंग, तो वो डायपोज में जाना प्रीफर करेंगे। डायपोज को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो डायपोज हो कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिले, कि जैसे जो फॉर एग्जांपल होलो मेटाबोलस इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो फेज़ है वो एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट 4 फेज़ होंगे। तो उनमें से किसी भी फेज़ में जो डेवलपमेंटल फेज़ है, या तो एग के ऊपर लाइफ साइकिल अरेस्ट हो, या फिर लार्वा के ऊपर, निम्फ के ऊपर, जिनमें कैटरपिलर बनता है उस कैटरपिलर के ऊपर, या फिर अडल्ट से जस्ट पहले भी डेवलपमेंट में डिले आना डायपोज होगा। देन दूसरा क्या होता है कि जैसे डायपोज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा स्लो रेट हो जाना, जैसे कि एस्टिवेशन है जिसे हम विंटर स्लीप, समर स्लीप बोलते हैं। तो उसी तरीके से इंसेक्ट के अंदर ही स्लीप को जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा लो रेट में चले जाना डायपोज है। अब ये जो डायपोज है, अगर इसकी अकरेंस की बात करें तो ये ओब्लिगेटरी भी हो सकता है और ये फैकल्टेटिव भी हो सकता है। कुछ इंसेक्ट है जिनके अंदर उनकी लाइफ साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी भी हो, उनके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद डायपोज होगा ही होगा, क्योंकि ये उनके जो इंटरनल डेवलपमेंट है उसका पार्ट है। और जनरली ऐसा देखने को मिलता है यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट, मतलब जो पूरे साल में सिर्फ एक ही जनरेशन को पैदा करे, सिर्फ एक ही जनरेशन दे, और हर एक जनरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल पे वो डायपोज के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ओब्लिगेटरी डायपोज। जैसे ओजिया एक इंसेक्ट है, उसके केस में डायपोज हमें देखने को मिलेगा। ये एक हेरिडिटरी मैकेनिज्म है, हेरिडिटरी फिनोमिनन के ऊपर चलेगा इन यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट के अंदर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ ओब्लिगेटरी को, कि जो ओब्लिगेटरी डायपोज है वो हमें यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो ये यूनिवोल्टाइन इंसेक्ट है, ये क्या होता है? ये होता है कि कोई भी इंसेक्ट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में किसी एक पर्टिकुलर फेज पे आके डायपोज में जाएगा ही जाएगा। चाहे यूनिवोल्टाइन मीन्स
कि पूरी जो साल है, एक साल के अंदर सिर्फ एक जनरेशन को पैदा करना। और ये जो यूनिवोल्टाइन है ये ओब्लिगेटरी डायपोज शो करेंगे, मतलब कि चाहे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, एडवर्स है, जो भी है, लेकिन इंसेक्ट की जो हेरिडिटरी फिनोमिनन है उसमें ये चीज़ आ चुकी कि इस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ साइकिल पे जाने के बाद इंसेक्ट डायपोज में जाएगा ही जाएगा। उसे हम बोलते हैं ओब्लिगेटरी डायपोज। देन हम बात करें बाई वोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन इंसेक्ट की, तो बाई वोल्टाइन या मल्टी वोल्टाइन मीन्स जो इंसेक्ट एक से ज़्यादा यानी कि 2 जनरेशन एक ईयर में ऑफस्प्रिंग पैदा करे तो बाई वोल्टाइन, और एक से ज़्यादा अगर ऑफस्प्रिंग वो पैदा करता है एक ही ईयर के अंदर तो वो होगा मल्टी वोल्टाइन। ऐसे इंसेक्ट के अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशन है सिर्फ उसके ड्यूरिंग ही जो डिज़ायरेबल अडेप्टेशन है लाइफ साइकिल के अंदर वो देखने को मिलेंगी, और इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव डायपोज। कि जब मतलब फेवरेबल कंडीशन है इंसेक्ट के अंदर, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर अच्छी बढ़िया खाने की चीज़ें हैं, पूरा एनवायरनमेंट उसके लिए सही है, टेम्परेचर सही है, ह्यूमिडिटी सही है, सब कुछ सही है, तो इंसेक्ट बिल्कुल भी डायपोज में नहीं जाएगा। वो डायपोज में जब जाएगा जब बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब होंगी। तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी में डिफरेंस देखा कि फैकल्टेटिव की अगर सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन इंसेक्ट के एडवर्स है, उसे फेवर नहीं कर रही, तभी वो डायपोज में जाएगा। लेकिन ओब्लिगेटरी में क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, कि इंसेक्ट एनवायरमेंटल कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं देखेगा कि वो एडवर्स है या फिर वो उसके फेवर में है। उसे बस मतलब है कि उसकी एक जनरेशन, जो साल में एक जनरेशन आ रही है, वो उस जनरेशन के एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के फेज़ के अंदर किसी ना किसी फेज़ में वो डायपोज में जाएगा ही जाएगा। जो डायपोज है जनरली वो स्पीसी स्पेसिफिक मैनर के अंदर, ये एक स्पीसी स्पेसिफिक फीचर के अकॉर्डिंग इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में डायपोज देखने को मिलेगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है इंसेक्ट की, वो यूनिवोल्टाइन है, बाईवोल्टाइन है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसमें किस फेज के अंदर की एग के अंदर वो डायपोज में जा रहा है, किस फेज में वो डायपोज में जा रहा है, ये उसकी अपनी खुद की स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर है। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है कि कोई स्पीसीज तो एग फेज में ही डायपोज में गई, कोई कैटरपिलर में जा रही है, कोई लार्वा में जा रही है, कोई अडल्ट से जस्ट पहले निम्फल स्टार फेज में, निम्फ स्टेज में डायपोज में जा रही है। तो ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर है। अब जो इंसेक्ट है वो डायपोज में कुछ दिन के लिए भी रह सकता है और कुछ सालों के लिए भी रह सकता है। जैसे कि जो बोम्बैक्स मोरई है वो 2 मंथ के लिए डायपोज में रहेगा, और जो गाल मिर्जी इंसेक्ट है वो मोर देन 12 ईयर भी डायपोज में रह सकता है। अब कौन कौन से फीचर्स हैं, फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो डायपोज है वो इंड्यूस होगा, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो कि इंडक्शन ऑफ डायपोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम एक लार्वा है लूसीला, जो ब्लोफ्लाई है, उसके लार्वा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो डायपोज है वो इंड्यूस होता है बाय एडवर्स क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे कि फूड की कमी आना, सूखा पड़ना, कोल्ड या फिर एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से जो उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो फॉर वीक्स, बहुत सारे सप्ताह के लिए डायपोज के अंदर जाएगा। वैसे ही जो स्प्रूस लार्वा है, सोफ्लाई का जो लार्वा है वो डायपोज में जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर, ठंडी होने की वजह से जो सोफ्लाई का लार्वा है वो 7 साल के लिए डायपोज में जाएगा। अब जो फूड है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है डायपोज को। जैसे यूप्रोक्टिस का नाम का एक इंसेक्ट है, अगर उसका लार्वा फीड करता है एजिंग, जो पुराने पत्ते हैं उनके ऊपर, तो वो डायपोज में जाएगा। अगर वो नए पत्ते के ऊपर फीड करता है तो वो अपने नॉर्मल डेवलपमेंट से ही अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है डायपोज को इंड्यूस करने का वो है फोटो पीरियड या फिर दिन की
जो लेंथ है कि कितने टाइम के लिए जो सनलाइट है वो रह रही है, लेंथ ऑफ डे या फिर फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लास्ट इंस्टा लार्वा होता है ड्रैगन फ्लाई का, वो लेट समर के ड्यूरिंग डायपोज में एंटर करेगा, क्योंकि लेट समर के बाद जो डे लेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो फैक्टर है फोटो पीरियड का, टेम्परेचर का, ये डायरेक्टली जो नर्वस सिस्टम है ना उसके ऊपर एक्ट करते हैं इंसेक्ट के। जो ब्रेन है वो डायपोज की एक्टिविटी को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकता है, और ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि इंड्यूस करता है डायपोज को। तो जो फोटो पीरियड है, जो टेम्परेचर है, वो कंट्रोल करेगा नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि डायपोज को इंड्यूस करेगा। जो लेपिडोप्टेरन्स के लार्वा हैं उनके अंदर जो डायपोज है वो इंड्यूस होता है एक वायरस की वजह से। जो वायरस बैक्यूलोवायरोसिस नाम की जो डिजीज़ कोज करता है, उस वायरस की वजह से डायपोज इंड्यूस होता है इन केस ऑफ लेपिडोप्टेरन्स। फिर हम बात करते हैं हार्मोनल इंटरप्ले की। जो हार्मोन है वो किस तरीके से डायपोज को अफेक्ट करेगा। तो जो लास्ट इंस्टा लार्वा है एस्चिना का, एंड जो प्यूपा है हाइलोफोरा का, और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके अंदर जो डायपोज है वो एक्डाइसियल ग्लैंड की एक्टिविटी के इनहिबिशन की वजह से होगा। जैसे जो एक्डाइसियल ग्लैंड है वो नॉर्मल जो एक डाइसिस हार्मोन है उसे सीक्रेट करके जो नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर वो इनहिबिट हो जाएगी एक डाइसियल ग्लैंड, और वो कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगी, तो उसकी वजह से जो डायपोज है वो अचीव होगा। जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में फोटो पीरियड और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा, और जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन को पीटीटीएच हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। फर्दर जो ये पीटीटीएच है ये एक्डाइसियन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ताकि वो जो मोल्टिंग हार्मोन एक्डाइसोन है उसे रिलीज करवा सके। अगर हम बाहर से एक्जोजीनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एक्डाइसोन का ऐसे इंसेक्ट के अंदर जो कि डायपोज में गया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर तो एक्डाइसोन बन नहीं रहा, इनिबिशन हो रहा है उसका, तो ऐसे इंसेक्ट में जिसमें डायपोज है और हम बाहर से एक्डाइसोन का उसके अंदर डाल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डायपोज है वो ख़त्म होगा और जो इंसेक्ट है वो फर्दर अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। अगर हम बात करें सिल्क मोथ की, बोम्बेक्स मोराई की, तो जो उसका एग का डेवलपमेंट है वो एक जनरेशन में डायपोज में जाएगा, जबकि दूसरी जनरेशन में वो इससे फ्री रहेगा। क्योंकि जो बोम्बेक्स मोराई है वो उसके अंदर ये हेरिडिटरी मैकेनिज्म है कि उसकी एक जनरेशन डायपोज में जाएगी, अगली डायपोज में नहीं जाएगी, उससे अगली डायपोज में जाएगी, उससे अगली डायपोज में नहीं जाएगी। जो डायपोज वाले जो एग है, जो एग डायपोज में जाएंगे वो ऑटम में ले किए जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बोम्बेक्स मोराई के अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से। जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है ना, इसोफेगस के नीचे मिलेगा, वो कुछ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स को कंटेन करेगा, और जो ये वाले सेल्स है ये सीक्रेट करते हैं डायपोज हार्मोन को या फिर हाइबरनेटिंग फैक्टर को, जो कि ओवरीज के ऊपर काम करते हैं। ब्रेन स्टिमुलेट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा डायपोज के हार्मोन को रिलीज होने से प्यूपा के अंदर, और जो फीमेल है जिसके अंदर ये डायपोज वाले जो एग हैं, जिनकी ओवेरी के ऊपर सिग्नल गया है, डायपोज हार्मोन गया है, वो फीमेल जब एग ले करेगी तो वो एग एक जनरेशन के लिए तो वो कैसे एग ले करेगी? डायपोज वाले, और दूसरी जनरेशन के लिए वो एग ले करेगी जो कि नॉन डायपोज वाले हैं। फिर हम बात करें कि किस किस तरीके से जो लिपिड है उसका कंटेंट, एस्ट्रेज ए है, ग्लाइकोजन है, उसके कंटेंट से डायपोज अफेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें लिपिड कंसंट्रेशन की, तो जो डायपोज वाले एग है उनके अंदर लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन डायपोज एग, क्योंकि डायपोज एग है उसके अंदर वो
जो अपनी लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट है। तो जो लिपिड है उसके धीरे धीरे ब्रेक डाउन्स के उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेंगी। एस्ट्रेज ए की एक्टिविटी है वो नॉन डायपोज एग में एज कंपेयर टू डायपोज हायर मिलेगी। एस्ट्रेज ए है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइसिस ऑफ योक सेल के ब्रेक डाउन के लिए, ताकि जो एम्ब्रियो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रख सके। ग्लाइकोजन कंटेंट है वो इनिशियली तो डाइपोज एग के अंदर हाई होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी जो अमाउंट है ग्लाइकोजन की वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा पोलियोल्स में, सर्बिटोल्स में, ग्लिसरॉल में, ओवेरियन ग्लाइकोजन में। और जैसे ट्री हेलोज है वो कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, देन यूडीपीजी एंड ओवेरियन ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होगी। और ये ओवेरियन ग्लाइकोजन फिर फर्दर, क्योंकि भाई अभी तो इसकी सिंथेसिस हुई है ओवेरीज में, तो जो एग अभी ओवेरी से निकले हैं तो उनके अंदर तो इसकी अमाउंट हाइयर होगी, लेकिन जैसे जैसे जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस ग्लाइकोजन को कंज्यूम किया जाएगा। और इसका जो अभी तो कोई सोर्स नहीं है बाहर से देने के लिए, तो धीरे धीरे इसके जो अमाउंट है वो कम होगी। तो ये था हमारा टॉपिक डायपोज का। इसके अंदर हमने डायपोज की डेफिनेशन देखी, कब होता है, किस लिए होता है, कौन कौन से स्टेज को रिप्रेजेंट कर सकता है, और अकरेंस किन किन में होगी, फैकल्टेटिव क्या होता है, ओब्लिगेटरी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोज को इंड्यूस कर सकते हैं, हार्मोन कैसे अफेक्ट करता है डायपोज को। ये सारी चीज़ें हमने डायपोज वाले टॉपिक के अंदर देखी है। ये नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, इनसे ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, और नोट्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से सब साफ लिखा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।